हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 1.4 की जो फर्स्ट 2 और 3 लाइंस हैं इनमें कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशन लॉ के बारे में बताया गया है, जो कि है कि ये दोनों ही लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है या इनवर्स स्क्वायर लॉ है। क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ से शुरू होता है। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो हमें क्या करना है, नंबर ए है फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अ प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का रेशो यानी उन्हें को कंपेयर करना है। तो हम देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट करते हैं, ए का भी फर्स्ट पार्ट करते हैं, जिसमें आपको दे रखा है एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, ई पॉजिटिव ई, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, नेगेटिव ई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ही लेंगे, इसलिए प्लस माइनस यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। दोनों के बीच सेपरेशन मान लेते हैं कितना है, आर है। तो पहले अगर मैं इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला देखने जाऊँ तो मुझे दिखेगा यहाँ पे फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चलो मैं पहले वैल्यू ही रख देता हूँ ऐसे ही, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 का वैल्यू कितना है, E है, ओके। और Q2 का वैल्यू कितना है, माइनस ई। मैंने कहा यहाँ पे आपको साइन कंसिडर नहीं करना है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दोनों के बीच यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की तो जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। ग्रेविटेशन फोर्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मासेज रखेंगे, क्योंकि हमें पता है ग्रेविटेशन फोर्स में मास आता है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जी M1 यानी मास ऑफ प्रोटॉन और M2 यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों का रेशो निकालना है यानी कंपेयर करना है, तो मुझे करना है एफ ई अपॉन एफ जी। एफ ई का वैल्यू अभी मैं हमारे पास क्या आया, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाय, और एफ जी का वैल्यू आया है जी एम पी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा आर स्क्वायर, तो ये जाएगा के ई स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम पी अपॉन एम ई। ठीक है, यहाँ से मैं वैल्यू रख दूंगा। के का वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। ई का वैल्यू भी हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, जी का वैल्यू भी अपने को पता है 6.67 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। मास ऑफ प्रोटॉन अगर आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उन्होंने दे रखा है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे और आंसर हम यहाँ पे निकालेंगे। तो थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करने का आपको तरीका बता देता हूँ, बाकी कैलकुलेशंस आपको खुद ही करनी है। यहाँ पे देखो 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 का स्क्वायर 2.56 होगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है इसलिए 2.56 होगा इंटू 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 38, क्योंकि इस तरीके से जब ब्रैकेट के अंदर होती है पावर तो आपस में उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, डिवाइड बाय 6.67 इंटू 1.67 इंटू 9.11, माइनस 11 और माइनस 27 ये ऐड हो जाएंगे, माइनस का 38 और माइनस 31 ये भी ऐड हो जाएगी, यानी माइनस का 69 है ना, 38 और 31 कितना हो जाएगा, माइनस का 69। ठीक है, अभी आप जब इनको कैलकुलेशन करोगे 10 की पावर ऊपर को लेके ऊपर लेके जाओगे तो ये आएगा, ये प्लस में हो जाएंगी पावर, और जब आप इन सबको आपस में डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.27 इंटू 10 की पावर 39 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में शायद 2.4 दिया हुआ है, तो वो उन्होंने कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस की गई हैं, हमने मैनुअली करी है, तो इतना अंतर यहाँ पे चलेगा। यानी एफ ई और एफ जी जो दोनों का रेशो है वो इतना है। मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ से एफ ई इतना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे एफ जी से बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एफ ई है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, पहले का सेकंड पार्ट देखते हैं। दो प्रोटॉन के लिए भी आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, यानी आपको दो प्रोटॉन के लिए क्या करना है, एफ ई और एफ जी दोनों में कंपेयर करना है। तो देखिए
अभी प्रोटॉन के लिए अगर आप Fe की बात करेंगे तो सेम आएगा, ठीक है। सो प्रोटॉन के लिए Fe और Fg को कंपेयर करते हैं। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, E, दूसरे पर भी E होगा पॉजिटिव में, सेपरेशन फिर से R मान लेते हैं। सो Fe तो देखिए वही आना है Q1 Q2 यानी E² डिवाइड बाय R²। लेकिन Fg थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि इस बार दोनों ही मासेस किसके रहेंगे, प्रोटॉन के लिए। तो मास ऑफ प्रोटॉन यानी फॉर्मूला आएगा G m1 m2, m1 की जगह mp है, m2 की जगह भी mp है, डिवाइड बाय R²। तो यानी हो जाएगा G mp का स्क्वायर डिवाइड बाय R², ठीक है। फिर Fe अपॉन Fg निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी निकल के। Fe का वैल्यू कितना है, Ke² अपॉन R², और Fg का वैल्यू है G mp का स्क्वायर डिवाइड बाय R²। फिर से R² से R² कैंसिल हुआ, वैल्यू रख देते हैं। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 की पावर 2 डिवाइड बाय G का वैल्यू वही 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू MP का वैल्यू अभी आपने देखा था 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 होता है मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा लगभग 1.3 इंटू 10 की पावर 36, ठीक है। क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा कम हो गया ना फोर्स, पहले 10 की पावर 39 आ रहा था क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है। तो अगर मास ये होता है ना ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। दोनों के ऊपर चार्ज सेम होता है, ओके। सो ये कंपेयर करना था हमें, फर्स्ट पार्ट में हमने कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर रखे हैं। आपको बताना है प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा। सो पहले तो एक्सेलरेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे डेफिनेशन काम में नहीं आएगी इस क्वेश्चन में, लेकिन देखिए फिजिक्स कैसे आसान होगी बच्चों, आपको ना जो भी वर्ड आता है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आती है उसके बारे में सोचना है। जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन के बारे में सोचना है कि एक्सेलरेशन होता क्या है। अगर आपको एक्सेलरेशन पता, बहुत अच्छी बात है। फिर आपको सोचना चाहिए कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कहाँ पर होता है, कैसे हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें। लेकिन अगर आपको एक्सेलरेशन के बारे में नहीं पता है तो आपको पहले एक्सेलरेशन सीखना चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन पे आना चाहिए। फिजिक्स तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, उसमें जो भी वर्ड आ रहा है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, उसको देखिए वो आपको क्लियर है या नहीं है। अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप क्वेश्चन को आगे कैरी कीजिए। लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं है तो उसको वहाँ पर रट के या फिर ऐसे ही मत छोड़ दीजिए, आप उसके बारे में पूरा नॉलेज लीजिए। ये ट्रिक बहुत समय लेगी लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा। तो जो बेसिक चीज़ें होती है, जो क्वेश्चंस में पहली चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हैं वो आती हैं, तो उनको पहले क्लियर कीजिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, वैसे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक है, होता है। लेकिन क्योंकि देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया है और एक प्रोटॉन दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को मैं इधर लिख लेता हूँ। अब क्योंकि दोनों के बीच क्या है, अपोजिट नेचर के चार्ज है, तो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे यानी कि मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी आएगा क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। उस एक्सेलरेशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यूटन के हम सेकंड लॉ से कैलकुलेट करेंगे, जो कि F = m/a, ठीक है। अगर आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हो इलेक्ट्रॉन का तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, और अगर आप प्रोटॉन का निकाल रहे हो तो मास ऑफ प्रोटॉन आएगा। यहाँ पे फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी Fe, ठीक है। सो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ फॉर प्रोटॉन फॉर्मूला लगेगा Fe = मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एरिया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला तो अभी पढ़ा था, K²/R²। इस बार R² हमें दे रखा है यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम। आपको बच्चों पता होना चाहिए 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, ठीक है। ये जो जितने भी कन्वर्जन्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 1 पिको में कितने मीटर होते हैं, 1 फर्मी में कितने मीटर होते हैं, ये सभी याद होने चाहिए। जैसे 1 पिकोमीटर = 10⁻⁻12 मीटर, 1 फर्मी = 10⁻⁻15 मीटर, ये आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन अभी हमने देखा था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। के का वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁻9 इंटू E² वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइड बाय R² कितना देगा 10⁻⁻10 मीटर
का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू ए। देखिए पहले ना ये वाला वैल्यू आप अलग से निकाल लीजिए, क्योंकि ये एफ ई आ जाएगा आपके पास और इलेक्ट्रॉन में भी आपको चाहिएगा एफ ई, तो इसका हम वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आएगा 2.30 इंटू 10⁻⁸। अब डिवाइड में लेके आ जाते हैं किसको, 1.67 इंटू 10⁻27 इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा ए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा अपने पास लगभग 1.3 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके नाउ अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए एफ ई इज इक्वल टू क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ए। तो एफ ई का वैल्यू देखो, इसलिए मैंने बोला था कि आप पहले एफ ई का वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि आया था 2.30 इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻⁸ इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31, ठीक है, इंटू ए। इसको हम नीचे पहुंचा देते हैं 2.30 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाई 9.11 इंटू 10⁻31, ये आ जाएगा ए का वैल्यू। ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसको कैलकुलेट करते हैं। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन। ऐसा क्यों है, देखिए क्योंकि प्रोटॉन हैवियर देन इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन हैवियर होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। सो ऑब्वियसली बात है कि जो प्रोटॉन है वो कम एक्सेलरेट होगा इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।